नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका JWS प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैथ के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका संबंध हर एग्ज़ाम से है। यानी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम। क्या होने वाला है आपका? नंबर सिस्टम। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। अगर मैं बात कहूं कि संख्या पद्धति की, तो संख्याओं का वह व्यवस्थित समूह जिसमें संख्याओं को सही ढंग से लिखा जा सकता है। यानी जहां संख्याएं सही रूप में लिखी जाएं वही हमारा क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? संख्या के बारे में, यानी नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे आप? नंबर्स के बारे में या संख्या के बारे में। जब मैं बात करता हूँ संख्या की, तो संख्या को हम दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हम संख्या का देखते हैं जातीय मान। क्या देखोगे आप? जातीय मान यानी फेस वैल्यू। दूसरा देखते हो उसका स्थानीय मान। क्या देखोगे आप? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। संख्या को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो जातीय मान, दूसरा स्थानीय मान। मतलब किसी भी संख्या का दो ही रूप देख सकते हो, उसका एक तो जातीय मान देख सकते हो, दूसरा क्या देख सकते हो आप? उसका स्थानीय मान। अगर मैं बात करूं जातीय मान की, किसकी? जातीय मान की, तो देखो हमें ये याद रखना है इस प्रकार से कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी संख्या की कभी भी जाति चेंज नहीं होती, चाहे वो बड़ा बन जाए या छोटा बन जाए। यानी आप देखो कोई भी व्यक्ति चाहे बड़ा बन जाए या छोटा बन जाए, उसकी कभी भी जाति चेंज नहीं हो सकती। मतलब जिस जाति का है उसी का रहेगा। उसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि हमारा 5, 6, 7, 8 और 9, मैं कहूँ इसमें कि बताइए 7 का फेस वैल्यू या 7 की जातीय मान कितना रहेगा, तो 7 का जातीय मान कितना बताओगे आप? 7 बताओगे, क्योंकि जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मैं कहूँ यहीं पर कि 7 का स्थानीय मान बताओ, क्या बताना है आपको? स्थानीय मान। तो आप बताओगे कि 7 का स्थानीय मान, मतलब आपको ये देखना है इससे पहले कितनी संख्या है, 1 और 2। तो जितनी संख्याएं हैं 7 से पहले उतना आप लगा दोगे 0। तो 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो क्या होगा आपका? 700 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि बताइए स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछे या योग पूछे। अंतर पूछेगा तो इस संख्या में से संख्या क्या कर दोगे? माइनस। तो क्या निकल कर आ जाएगा? अंतर। मतलब 700 में से जब 7 घटाओ कितना आएगा हमारा? 693। ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होगा, तो उस संख्या का जातीय मान वही रहता है जो वह संख्या है। और स्थानीय मान देखेंगे हम, राइट से लेफ्ट काउंट करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना हमारा बढ़ रहा है, मतलब कितनी संख्या इसके पीछे है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या है। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम दो पार्टों में पढ़ा, क्या आपने? जातीय मान और स्थानीय मान। अब इन नंबर्स को हम कितने प्रकार से विभाजित करेंगे, मतलब इनका वर्गीकरण। तो मैंने इनका शुद्ध वर्गीकरण दो रूप से किया है। आप देखोगे संख्याओं का वर्गीकरण मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, इसका दो प्रकार से वर्गीकरण कर लिया। मतलब इसका शुद्ध वर्गीकरण आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो पहला क्या लिखा मैंने? वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। यानी जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हमारे टोटल नंबर्स हैं या जितनी हमारी संख्या है, उन नंबर्स को हमने दो पार्टों में डिवाइड करके लिख लिया। एक तो वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी, तो ऐसी संख्या जिसको हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। मान लो आपने एक रेखा लिखी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर्स माइनस इन्फाइनाइट से लेकर कहाँ तक जाता है? प्लस के इन्फाइनाइट तक जाता है। तो हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। अनंत संख्या आ सकती है, और अनंत मान हमारा कहाँ जा सकता है? माइनस में। और अनंत ही संख्या को
बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमने इसको 0 पे लिखा, यानी बीच में क्या लिख दिया, 0 न्यूट्रल, और 0 क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। अब 0 से जो आगे बढ़ाओगे इधर संख्या, यानी बाएं से दाएं बढ़ाओगे, तो संख्या क्या होंगी हमारी, बढ़ेंगी, मतलब संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। और जब आप इधर करोगे तो ये संख्या हमारी कम होती जाएंगी। मतलब जब आप दाएं से बाएं, मतलब राइट टू लेफ्ट जाओगे तो संख्या कम होंगी, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो संख्या को होगी हमारी बढ़ेंगी। यानी इधर जो आएगा हमारा प्लस की वैल्यू आएगी, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, प्लस का 5, और ये कहाँ तक जाता है हमारा, इनफाइनाइट। इधर देखोगे आप तो यहाँ कितना आएगा हमारा, -1, -2, -3, -4, -5, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो कितनी भी संख्या हमारी माइनस में जा सकती हैं और कितनी भी संख्या हमारी प्लस में जा सकती हैं। अब ऐसी सभी संख्याएं जो इस रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं या लिखी जा सकती हैं, वो सभी की सभी क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर होंगी। और ऐसी संख्याएं जो इस रेखा पर लिखी नहीं जा सकती या इनकी केवल कल्पना की जा सकती है, वो सभी क्या होती है, हमारी काल्पनिक संख्याएं। आप एक बात याद रखोगे कि रूट में जितनी भी होती हैं, रूट में जितनी भी माइनस में संख्या होती हैं, वो सभी की सभी क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या होती हैं। यानी बोल सकते हो रूट में माइनस में जितनी संख्या होंगी वो सभी की सभी क्या होंगे, आपकी काल्पनिक संख्या होंगी। जैसे मैंने लिख दिया रूट में -7, रूट में -19 और रूट में -26। आप इस प्रकार से अनंत तक जाओगे, कोई भी संख्या हो हमारी अनंत तक जो रूट में माइनस में हो, वो हमारी क्या होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। देखिए जो हमारा -1 होता है रूट में, वो होता है आई की वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम आयोटा। यानी आयोटा की वैल्यू कितनी मानते हैं हम, -1। तो मैं इस संख्या को लिख सकता हूँ √7 मल्टीप्लाई बाई √-1, और √-1 की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, आयोटा। तो मैं लिख सकता हूँ √7 आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या लिखी होगी आपकी, वो क्या कहलाएगी, आपकी काल्पनिक संख्या। क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। अब देखो इन्हीं दोनों संख्याओं से मिलकर एक संख्या बन जाती है जिसको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। अगर हमसे पूछे कि बताइए सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो जहां काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, यानी एक प्रकार से बोल सकते हो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यहाँ तो घट रही हो या जुड़ रही हो, जब ये दोनों बनाती तो हमारा क्या बनता है, सम्मिश्र संख्या बनता है। क्या बनता है आपका, सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसके लिए एक फॉर्मेट होता है सम्मिश्र संख्या का, क्या होगा आपका, a प्लस माइनस का IB। क्या होगा हमारा IB। अभी मैंने बताया था आपको कि हमारा IB जो होता है, यानी I जो होता है हमारा, वो किसके लिए होता है, आयोटा के लिए होता है। और आयोटा क्या है, हमारा काल्पनिक संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो A है वो क्या है आपका, एक रियल नंबर है। क्या है आपका, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है आपकी। और हमारा जो IB है ये क्या, हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि जहां इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों प्लस हो या माइनस हो, वो सभी की सभी संख्या क्या बनाएंगी, हमारी सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बनाती है। ठीक है, आगे हम देखें जो हमारे वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है। क्या है हमारा, रियल नंबर है। इसको मैंने दो पार्टों में विभाजित करके लिख दिया। कौन कौन सा, इसको हमने दो पार्टों में विभाजित करते हैं। पहला क्या होता है आपका पूर्णांक, जिसको क्या बोलते हैं आप, इंटीजर। और ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होंगे आपके, दो प्रकार के पूर्णांक जो होंगे हमारे, वो दो प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा आपका धनात्मक, और दूसरा क्या होगा आपका, यानी पॉजिटिव पहला, और दूसरा क्या होगा हमारा ऋणात्मक। क्या होगा हमारा ऋणात्मक। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं माइनस, यानी नेगेटिव। एक क्या होता है आपका पॉजिटिव, क्या होगा आपका पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा हमारा नेगेटिव।
तो दो प्रकार के आपके पास पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा हमारा एक। देखो, और दूसरा जो हम इसको विभाजित करते हैं वो किस में करते हैं, डेसिमल में। अब डेसिमल हमारे दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल क्या होंगे हमारे, दो प्रकार के। अगर मैं बात करूं किसकी, दशमलव की, दशमलव, तो दशमलव हमारे दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपके पास शांत दशमलव, और एक क्या होगा हमारा, अशांत दशमलव। यानी डेसिमल को हम दो पार्टों में डिवाइड करके लिखते हैं, एक तो शांत, दूसरा क्या होता है हमारा, अशांत। अगर मैं बात करूं अशांत दशमलव की या शांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव भी हमारा दो पार्टों में होता है। एक क्या होता है हमारा, दोहराए जाने वाला, क्या होता है आपका, दोहराए जाने वाला, और एक होता है गैर दोहराए वाला, यानी गैर दोहराए जाने वाला, गैर दोहराव। ठीक है, जो हमारे दशमलव दोहराए जाएं वो क्या होंगे, ये हमारे दो प्रकार के होंगे, एक तो दोहराए जाने वाला और एक गैर दोहराए जाने वाला, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और डेसिमल हमारा कितने प्रकार के होंगे, दो। तो सबसे पहले बात करूं मैं शांत दशमलव की, यानी टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ऐसा कोई भी डेसिमल जो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा हो, जैसे मैंने 0.5 लिख दिया, या बोल सकता हूँ मैंने 0.8 लिख दिया, या बोल सकता हूँ 0.9 लिख दिया, या बोल सकते हो 3.5 लिख दिया। ऐसे करके हमारे कोई भी डेसिमल जो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा हो। देखो 0.5 कहाँ समाप्त हो रहा है आपका, हमारा कहाँ समाप्त हो रहा है, 5 पे। ये हमारा डेसिमल समाप्त हो गया 5 पर। इसका अंतिम पॉइंट कितना है हमारा, 8 है। इसका अंतिम पॉइंट कितना है हमारा, 9 है। तो ऐसे डेसिमल जिनका कोई अंतिम पॉइंट हो, जिनका कोई अंतिम पॉइंट हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे आपके, शांत दशमलव कहलाएंगे। और ऐसे डेसिमल जिनका कोई अंतिम पॉइंट ना हो, जैसे मैंने लिखा 0.3333, और ये मैंने कहाँ तक लिख दिया, अनंत तक। मैंने लिखा 0.565656, और ये हमने कहाँ तक लिख दिया, अनंत तक। ठीक है, मैंने लिखा हमारा 0.12393284593 2, और हमारा कहाँ तक लिख दिया हमने, अनंत तक। क्या वही कहाँ तक लिख दिया मैंने, ये अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं हमारे अशांत दशमलव, मतलब इनका कोई अंतिम पॉइंट नहीं होता, कहाँ तक जा रहे हैं, ये अनंत तक जा रहे हैं। तो ऐसे दशमलव जो अनंत तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आपके, अनंत तक जाएंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे हमारे, अशांत दशमलव होंगे। अब ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है हमारा दोहराए जाने वाला, मतलब अशांत भी हो और दोहराए भी जाए। जैसे मैंने पहला वाला नंबर ले लिया 0.33, और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 और 3, तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो ये क्या होगा हमारा दोहराए जाने वाला। जैसे मैं लिख दूँ 0.756, कितना लिख दिया हमने, 0.756756 और इस प्रकार से ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो देखो ये भी हमारा डेसिमल क्या है, रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, 756 तक। और यहाँ से देखोगे तो 756 यानी ये रिपीट भी हो रहा है और अनंत तक भी जा रहा है। तो ये सब डेसिमल क्या कहलाएंगे आपके, दोहराए जाने वाले अशांत दशमलव। गैर दोहराए जाने वाले क्या होते हैं हमारे, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया 0.1239 और 3284593 और ये हमारा कहाँ तक गया, अनंत। देखो इसमें कोई भी डेसिमल की एक प्रक्रिया नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। सभी के सभी अलग नंबर है। 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद फिर 3 आ गया, 2 आया, फिर उसके बाद 8 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। मतलब ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, गैर दोहराए जाने वाला, और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम, गैर दोहराए जाने वाला अशांत दशमलव। ठीक है, तो दशमलव समझ में आ गए आपकी कि दो प्रकार के होंगे, तो शांत होगा, दूसरा क्या होगा आपका, अशांत होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी में। इससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि जब हमारे डेसिमल की बात करेंगे, तो डेसिमल के बाद में एक बात बताता हूँ आपको। एक आता है हमारा इसमें परिमेय संख्या, क्या आता है, परिमेय संख्या, और एक क्या आता है आपका, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक आता आपका परिमेय और एक क्या आता अपरिमेय। अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या की, तो ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और q इक्वल नॉट जीरो, यानी q के बराबर जीरो ना हो। मतलब बोल सकते हो ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और इसकी वैल्यू जीरो ना हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे आपके परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर कहलाएंगे आपके। अगर मैं लिखूं कि जैसे हमारा 7/8 है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। मैं लिखूं 8/9 है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 8/9 लिख दिया हमने, तो ये क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें देखोगे आप डेसिमल में, किसमें देखेंगे हम, डेसिमल में। तो आप इसको देखोगे कि ये जो हमारे नंबर्स हैं शांत दशमलव के, इन नंबर्स को मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मेरा 0.5 है, तो मैं इसको लिखूंगा 5/10 आ जाएगा हमारा, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी p की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी हमारी q की वैल्यू। तो ये नंबर क्या हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। अगर ये नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे शांत दशमलव है, क्या है हमारे शांत दशमलव, वो सभी के सभी क्या होते हैं आपके परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं आपके परिमेय संख्या, यानी जितने भी आपके शांत दशमलव हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं अशांत दशमलव की, तो इसमें दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा दोहराए जाने वाला और एक क्या होगा गैर दोहराए जाने वाला। तो आप इन नंबर्स की बात देखोगे, जैसे हमारा 0.33 है, इस संख्या को लिखते हैं हम 0.3 पर बार लगा होना, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक संख्या पे बार लगा दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9, तो ये हमारा क्या हो गया p और ये क्या हो गया हमारा q। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे अशांत दशमलव दोहराए जाने वाले हैं, क्या हैं, दोहराए जाने वाले, वो भी क्या होंगे हमारे एक रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या होंगे। क्या होगा आपका परिमेय संख्या। यहाँ से एक सवाल बनता है कि ऑप्शन दे दिया कि एक हमारा आपने उसने ये डाल दिया दोहराए जाने वाला अशांत दशमलव, तो आपको पहचानना होगा कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या में क्या देखा कि ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन एक बात याद रखोगे आप, p अपॉन क्यू के अलावा, यानी जिसका पूर्ण मान संभव हो, जिसका पूर्ण मान संभव हो, पूर्ण मान संभव हो, वो सभी की सभी क्या कहलाएंगे आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या कहलाती है आपकी, रूट में जो संख्या होती है, जैसे रूट में 2 है, रूट में कितना है 3 है। अगर मैं कहूँ रूट में 25 क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत होगा, ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। आपको क्या रखना है, जिसका पूर्ण मान संभव हो। कहीं ये मत देख लेना कि रूट में सारी संख्या हमारी अपरिमेय होती है। रूट 25 हमारा 5 निकल के आ जाएगा बाहर, तो 5 एक पूर्ण मान हो गया। अगर ये पूर्ण मान है तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो रूट में हो, जिनका पूर्ण मान संभव ना हो, पूर्ण मान संभव ना हो, यानी संभव ना हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे आपके अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। हो गया क्लियर। तो परिमेय क्या होता है हमारा, अपरिमेय क्या होता है, उसके लिए दो पहचान होती है इसकी। ठीक है, आगे देखें हम, आगे मैं देखता हूं तो हम पूर्णांक, यानी पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताया था। एक तो होते हैं हमारे पॉजिटिव, दूसरे क्या होते हैं हमारे नेगेटिव। जो जीरो से इधर जाएंगे हमारे, वो सभी के सभी क्या होंगे आपके नेगेटिव हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं ऋणात्मक। और जीरो से इधर जाएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे आपके पॉजिटिव, जिन्हें हम क्या बोलते हैं धनात्मक। यानी ये पॉजिटिव और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव। लेकिन यहाँ से एक बात सीखेंगे, अगर मैं इनकी बात करूँ केवल 1 से लेकर अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक मान लो। ठीक है, तो इन संख्याओं को बोलते हो आप नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। क्या बोलोगे, प्राकृतिक संख्या, इन्हीं को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं इनके साथ एक को जीरो को भी मिला दूं, यानी प्लस के जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर अनंत तक, वो सभी क्या होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। लेकिन अगर मैं इनको जीरो मिला दूं, इनके साथ जीरो को काउंट कर लूं, मतलब इस प्रकार से 0 1 2 3 4
और 5 और ये अनंत तक, ठीक है। तो हम इन्हें क्या बोल देते हो आप, इन्हें बोल देते हो पूर्णांक, पूर्ण संख्या यहाँ बोल सकते हो पूर्णांक, ठीक है। क्या बोल देते हो आप, पूर्णांक, ठीक है, यानी होल नंबर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको, होल नंबर। तो अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ 1 से लेकर जो स्टार्ट होती है उनमें 0 को भी हम साथ मिला लें तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, होल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इन्हीं नेचुरल नंबर को हम देखते हैं 2 पार्टों में, एक होता है भाज्य संख्या और दूसरी क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या। क्या होता है हमारा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, किसके अलावा, स्वयं, मतलब खुद से तो डिवाइड हो जाए, इसके अलावा कोई और इसको विभाजित ना कर सके, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर। एक हमारा ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है, एक हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। एक को हमें दोनों में काउंट नहीं करना क्योंकि एक हमारा कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभाज्य संख्या मतलब जैसे मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी, 2। 2 केवल 2 से डिवाइड होगी और किसी से नहीं होगी। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इस प्रकार से ये सभी की सभी क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो कितनी होती हैं, 9। 1 से लेकर 50 तक कहूँ तो आप कितना बताओगे, 15। 1 से लेकर मैं 100 तक कहूँ, कहाँ से, 1 से लेकर आप 100 तक देखोगे तो ये होती है हमारे पास टोटल 25। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 200 तक बताओ तो आप कितना बताओगे, 46। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 500 तक बताओ तो कितना बताओगे आप, 95 यानी 95। मैं कहूँ 1 से लेकर 1000 तक बताओ तो कितना बताओगे, 180। ये हमारी कुछ अभाज्य संख्या होती हैं जो आपको याद रखनी है कि 1 से लेकर 25 तक कितना होता है, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 500 तक या 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। इन पर बनने वाले सवाल क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक या 500 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, योग कितना होगा, यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें ये डाटा याद रखना है। अगर मैं बात करूँ किसकी, भाज्य संख्याओं की, किसकी आप देखोगे, भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, मतलब जिसके एक से अधिक फैक्टर हो। जैसे मैंने लिख दिया 4, कितना लिख दिया, 4। 4 को देखोगे 2 से भी डिवाइड हो रही है, स्वयं से तो हो रही है लेकिन स्वयं के अलावा किससे डिवाइड हो रही है, 4 से। मैंने लिख दिया 6, ये 6 हमारा 6 से तो होगा ही लेकिन ये 3 से और 2 से, स्वयं के अलावा अन्य 2 नंबर से भी विभाजित हो रहा है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे भाज्य संख्या होती है। क्या होती है हमारी भाज्य संख्या। अब इन दोनों को मिलाकर ये हमारा बन जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या बनता है, एक हमारा सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है साथ में विभाजित ना हो, मतलब साथ में विभाजित ना हो, साथ में विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो साथ में विभाजित ना हो वो सभी की सभी क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे हमारा 2 और 3 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और इसको कितने से करूँगा, 3 से। ये दोनों साथ में विभाजित नहीं हो सकते। ये 2 से हो रही है तो ये 2 से नहीं होगी, अगर ये 3 से हो रही है तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 12 है या 13 है, या हमने लिख दिया 14 है और हमारा 15 है, ठीक है। ये 2 से होगी, 7 से होगी, लेकिन ये ऐसे किसी नंबर से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसा नंबर जो साथ में विभाजित ना हो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इससे एक बात याद और रखना है, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, 6 के ±1 की फॉर्म में होती हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 6 के ±1 की फॉर्म में होगी। लेकिन एक बात याद रखना कि हर एक संख्या जो 6 के +-1 की फॉर्म में हो वो प्रत्येक संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिख दिया 25, कितना लिख दिया, 25 हो सकता है हमारा 6 × 4 + का 1, तो ये क्या हो गया हमारा 6
इसको हम कितना k का मान गुणा में प्लस का 1, तो ये कितना बन रहा है हमारा 25। ये क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। तो प्रत्येक संख्या जो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखियो वो अभाज्य नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सभी की सभी इसी की फॉर्म में लिखी होंगी, 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होंगी। ठीक है, चाहे हम कोई भी संख्या ले लें। ओके, क्लियर हुआ? आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सम और विषम क्या होता है। सम संख्या की बात करें तो हमारी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, जिसको हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी ऑड नंबर। जैसे हमने लिख दिया 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 10 है, ये सभी की सभी 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी सम संख्या। यानी जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और इस प्रकार से अनंत तक ये सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर। और जैसे हम बोले 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 6 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सभी क्या होती है? हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? विषम नंबर। क्या बोलेंगे आप? ऑड नंबर बोल सकते हैं या विषम संख्या बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ये हमारा कुछ इसका बेसिक पार्ट रहा, इसका नंबर सिस्टम का। आगे देखते हैं, इसमें कुछ मैंने अच्छे सवाल लिए हैं जो इससे बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहले सवाल की, ठीक है, जैसे इसने कहा है कि बताइए कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। देखो, इस संख्या को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसको भी मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? 3.9 को कितना लिखूंगा मैं? 39/10, यानी यहाँ से 5 हटाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। ये भी नहीं हो सकती हमारी। इसको भी लिख सकता हूँ मैं, कितना? 0.25 है, तो यहाँ से हटेगा कितना हो जाएगा? 100। ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Q। जितनी भी संख्याएं हमारी P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। तो ये भी अपरिमेय नहीं है। कौन सा बचा हमारा? एक ही नंबर, यानी 1.23। मैंने क्या बताया था? ये हमारा क्या है? अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव का जो गैर दोहराए जाने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा टोटल अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यानी इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखें। जैसे ये वाला सवाल देखो आप, ये ठीक है, हमसे कहा है कि 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य मतलब साथ में विभाजित ना होने वाली, कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 357। यानी मान लो कोई भी 2 संख्याएं जो हमारी a इंटू बी है और जिनका योग कितना, मतलब गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 357। ठीक है, और अंतिम 2 संख्याएं, जैसे मान लो 3 संख्याएं, उसने कहा है 3 संख्याएं कौन सी रही होंगी हमारी? a इंटू बी इंटू सी, जिसमें इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 357। और हमारा इन दोनों का गुणनफल, मतलब पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 609। तो हमसे पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको? योग, मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे 357, इसको अगर आप फैक्टर करोगे इसके, तो आप देखोगे ये हमारा कितने से डिवाइड हो रहा है? हमारा 19 से डिवाइड हो सकता है क्या? 19 से कम 19, और 19 में 117। अगर मैं उसमें से 19 घटा दूंगा तो कितना बचेगा हमारा? 15 में से 9 गया 6, और 2 में से 1 गया 3, में से 2 में से 1 गया 1, और ये 19 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम क्या देखेंगे? ये संख्या क्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है। कितने से? कितना था हमारे पास? 357। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो हम देखेंगे 7 पंजे 35, 7 एकम 7, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 51 मल्टीप्लाई बाई 7, और 51 को लिख सकता हूँ मैं 17 गुणा 3 गुणा 7। देखो ये सभी के सभी क्या हो गए? हमारे सहभाज्य फैक्टर हो गए। यानी इसको लिख सकते हो 7 तियां 21 और 17, यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 21। जो 2 संख्या रहेंगी वो जरूर हमारी 17 मल्टीप्लाई बाई 21 रही होंगी। यहाँ बोल सकते हो इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 17 119 और 3 रहा होगा। तो हमने छोटी संख्या बना ली 17 और 19। हमने क्या करा? 357 को
तोड़ के लिख लिया, 357 को तोड़ के लिखा, 357 को 7 से भाग दिया तो हमारा कितना लिख दिया 51 मल्टीप्लाई बाई 7। 51 को लिख दिया हमने 17 गुणा 3, तो ये हो गया 7 3 21। दो संख्या बनानी है तो हमने दो फैक्टर लेने, तो ये a इंटू वी की वैल्यू हमने कितनी ले ली 17 गुणा 21। अब हम देखेंगे इस संख्या को, कितना है हमारा ये 609। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो हमारा हो सकता है 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 203 गुणा में 3। क्या ये हमारी संख्या कर सकती है? 7 से 7 दूनी 14, या तो हमारा कितना होगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 और 7 में 63, यानी 7 दूनी 14 और 7 में 63, गुणा में 7 और गुणा में कितना हो जाएगा 3, ये 7 3 21, यानी इसे लिख सकते हैं 29 गुणा 21। बात आ रही समझ में? मैंने 609 को तोड़ा, पहले मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 203 गुणा 3, मैंने 609 को 203, ये हो जाएगा हमारा 203 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 203 को हमने 7 से भाग दिया तो हमारा आया 29 गुणा 7। 203 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 29 गुणा में 7, और ये गुणा में कितना था हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 29 मल्टीप्लाई बाई 21, ठीक है। यानी इस संख्या को टोटल को मैं लिख सकता हूँ 29 गुणा में 21, ठीक। तो हमारे पास कितनी संख्याएं थी अब 3, यानी मेरे पास 3 संख्याएं हैं a इंटू बी इंटू सी। तो इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है हमारा 21 और 21, ठीक है। तो अब ये देखो उसने कहा है कि पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या, यानी ये पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या, तो जो कॉमन है क्या है कॉमन है, उसका मान कितना रहा होगा आपका 21 रहा होगा। कितना रहा होगा 21, क्योंकि ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। और जो शुरू की संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी 17 रही होगी, क्योंकि ये a इंटू बी कितना बना था हमारा 17 बना था। 17 गुणा 21, और c की वैल्यू क्या रही होगी आपकी जरूर 29 रही होगी। कितनी रही होगी 29, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल, इन सभी को जोड़ना है आपको। 7 और 1 8 और 9 और 8 17, इकाई अंक 7 कौन सा हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा आपका 67 आंसर हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 हासिल का 6, यानी कितना बनेगा आपका 67 बनेगा इसका। समझ में आया? देखो हमें कुछ नहीं करना था इस सवाल में, ये जो 357 है, ठीक है, मैंने आपको समझा इसलिए इसका डिटेल लग गया, वरना आपको क्या करना था ये जो हमारा 357 दे रखा है, कितना 357, इसको तोड़ के लिखना था। इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से 17 मल्टीप्लाई बाई 21, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और जो हमारा 609 है इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 29 मल्टीप्लाई बाई 21, ठीक है। इसके दो फैक्टर करोगे तो ये आएगा और इसके दो फैक्टर करोगे तो ये आएगा। अब ये वाला जो संख्या है हमारी, इसमें भी 21 और इसमें भी 21 है, तो ये कॉमन है, क्या है आपकी कॉमन संख्या। तो ये कॉमन कहीं ना कहीं बी की संख्या रही होगी। किसकी रही होगी बी की, क्योंकि उसने कहा था कि जो 3 संख्याएं हमारी उसमें पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या, तो ये संख्या 2 बार काउंट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है कॉमन है। और कॉमन संख्या की वैल्यू कितनी है 21, बाकी की दो संख्या कितनी रही हमारी 17 और 29 की। इन तीनों संख्याओं को जोड़ लो 17 21 और 29, तो रिजल्ट कितना बनेगा आपका 67 बनेगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर देखें। अगला सवाल हमारा और अच्छा है, जैसे ये वाला सवाल है। हमसे कहा है कि 9 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक कितना है 1 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक हमारा कितनी बार लिखा जाता है 9 को, और इसको स्वयं से गुणा किया जाता है। किससे? स्वयं से, यानी इसी संख्या से मल्टीप्लाई की जाती है, तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को इसी से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंकों का योग, परिणामी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उनको जोड़कर कितना आएगा, ठीक है। देखो इससे पहले एक बात समझो छोटी सी, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 11 की मल्टीप्लाई 11 से करो, तो आप देखते हो तो इसका रिजल्ट आता है 121, तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आ गया 4, मतलब इस संख्या को लिख सकते हो आप 11 का स्क्वायर। कितना लिख सकते हो 11 का स्क्वायर। तो जब आप 2 नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो इनका योग कितना आ रहा है 4,
अगर मैं कहूँ कि एक एक हमारा 3 बार है, इनकी गुणा स्क्वायर करो, तो यानी इसका मतलब हो गया आपका कि हमारा 111 की गुणा किससे हो रही है, 111 से। तो इसका रिजल्ट आता है आपका 1 2 3 और 2 और 1। जब आप इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, तो कितना आता है रिजल्ट 9। यानी जब आप 3 बार एक एक लिखते हो और इनकी गुणा करते हो तो इनके अंकों का जो योग आता है वो कितना आता है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 9 बन जाता है। यानी ये 3 बार है, कितनी बार है ये 3 बार, तो इसी का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4, मैं ये 4 बार करूंगा या 4 का स्क्वायर करूंगा तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसके अंकों का योग कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा एक सवाल तो कहा है इसने कि जैसे ही हमारी 9 अंकों वाली संख्या है तो इसका मतलब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई बाई इससे करूंगा तो इसका ये स्क्वायर बनेगा। अगर इसका स्क्वायर बनेगा तो इसमें कितने अंक हैं, टोटल 9 अंक हैं, तो 9 का स्क्वायर बनेगा, कितना आएगा हमारा 81। क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट, 81। ठीक है, आपको पूरा सवाल इसकी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखो कि ये हमारा बन जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट लगभग इतना आएगा और इनको जोड़ोगे तो हमारा क्या बैठ जाएगा, 81 आंसर आएगा। कितना आएगा, 81। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखें। अगला सवाल है हमारा ये थोड़ा अच्छा सवाल है जो हमारा आईबी में आया है। किस में आया है, आईबी में आया है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, इस सवाल को देखोगे आप, इसने कहा है कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की एक संख्या जो कौन है हमारी, एक तो है एच और एक है टी और एक क्या है हमारी यू। ठीक है, इसको बाएं से दाएं लिखा, बाएं से दाएं लिख दिया। जिसमें एच बड़ा है, जिसमें क्या है आपका एच बड़ा है किससे, यू से। यदि अंकों को उलट दिए जाए, उलट दिया आपने यू टी और एच, अंकों को उलट दिया जाए और बनी मूल संख्या से घटा दिया जाए, मतलब ये जो संख्या है इसको इसमें से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या में इकाई अंक कितना आएगा। देखो, अगर ये 3 अंकों की संख्या रही होगी तो ये संख्या कुछ इस प्रकार रही होगी, 100H 10T और U, ये इस प्रकार रही होगी हमारी। और ये संख्या भी रही होगी 3 अंकों की, तो ये किस प्रकार से रही होगी हमारी, 100H 10T और हमारा सॉरी क्या आएगा आपका H 100U और 10T और हमारा H, इस प्रकार रही होगी। अगर आपको ये संख्या 3 अंकों की और ये भी संख्या क्या है हमारी 3 अंकों की, तो इसको इसमें से घटाना है। तो जब इसको इसमें से घटाओगे यानी जब माइनस करोगे दोनों तरफ ये वाली संख्या का, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो संख्या रही होगी आपकी कितनी रही होगी, 100H 10T और हमारा U, ये रही होगी हमारी 100U और आपकी 10T और हमारा एक H, ये रहा होगा। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस ये प्लस का और ये माइनस का, ये इससे घट जाएगा। जब 100H में से एक H घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 99H। ठीक है, माइनस। और आप जब 100U में से एक U कम करो कितना आएगा आपका, 99U आएगा। कितना आएगा, 99U। यहाँ तक आ गया। हमसे कह रहा था कि तो परिणामी संख्या के इकाई अंक कितना है हमारा, 4 है। यानी ये जो रिजल्ट आया है इसका इकाई अंक कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। तो संख्या में बाएं से दाएं, कहाँ से, लेफ्ट से राइट, अन्य 2 अंक क्या है, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 99 दोनों में है तो एक कॉमन ले लिया हमने। यहाँ कितना बचेगा, H माइनस यू, कितना बचेगा आपका H माइनस यू, H बड़ा है U से। और जब आप इनकी गुणा करते हो तो इकाई अंक मतलब अंतिम अंक कितना आता है, 4। इन दोनों का अंतर कितना लेना चाहिए, जिसकी गुणा अगर हम 99 से करें तो इकाई अंक कितना है, 6। ये देखो 9 की गुणा के किस टेबल में इकाई अंक 6 आता है, यानी इन दोनों का अंतर अगर मैं 6 ले लूँ तो क्योंकि 6 ये कैसे मल्टीपल है, 9 6 54, जो इकाई अंक कितना देगा, 4। तो इन दोनों का अंतर कितना रहा होगा, 6, और गुणा किससे करनी है आपको, 99 से। 9 6 54 और 9 6 54 और 5 59। ये इकाई अंक उसने 4 दे ही रखा है, हमसे पूछा बाकी के 2 अंक कितने, तो कौन सा पूछा आपसे, दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से
दाएं। तो पहले कितना आएगा 5 और उसके बाद कितना आएगा 4, यानी रिजल्ट कितना आएगा 5 और 4। ये देखो कौन सा ऑप्शन हमारा 5 और 4, सॉरी 5 और 9 आएगा। कितना आएगा 5 और 9, 5 और 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो ये बात आपको सिर्फ माइंड में करनी है कि 100H में से एक H कम करूँगा कितना आएगा 99H, और ये हमारा T तो कॉमन है बीच में रहने वाला, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 100U होगा और एक U कम होगा तो कितना आएगा 99U, दोनों में से एक कम हो जाएगा। तो H और U का ऐसा डिफरेंस लेना है जिसमें इकाई अंक कितना है 4, मतलब H और U का ऐसा डिफरेंस जिसकी गुणा हम 96 से करें तो इकाई अंक कितना है 4। तो 9 के टेबल में केवल 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही इकाई अंक 4 आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता। ओके, क्लियर हुआ? आगे हम अगले सवालों की ओर देखेंगे। तो अगला सवाल जो आपका वो ये वाला है, जो आपको करके लाना है। कौन सा सवाल है आपका? कहाँ गया? अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो ये एक सवाल है जो आपको करके देना है, मतलब इसका आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको नंबर सिस्टम थोड़ा सही समझ में आया है और नंबर सिस्टम में आपकी पकड़ जो है सही है। ठीक है, अब तो ये हमारा किस में आया हुआ है? ये आपका IBACO में आया हुआ सवाल है। कब है आपका? 2023 में। और ये UPSC CSET का भी सवाल है, CSET में भी आया है। ठीक है, ये दोनों में आए हुए सवाल है। नंबर सिस्टम का एक अच्छा सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली ही वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, धन्यवाद।